आप सभी दोस्तों का 9 PM स्टोरीज चैनल की फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को रात 9 बजे खौफनाक भूतिया कहानियां लेकर आता हूँ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस समय चैनल से जरूर जुड़ें। और हाँ, एक बात और, कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ऊपर के 5 कमेंट्स कहानी के आखिर में शामिल करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी पर। शाम के करीब 9 बजे थे। शाह अंधियारा समूचे शहर में अपने पांव पसार चुका था। ठंड में सिकुड़ता रवि अपनी फटी हुई पैंट की जेब में हाथ डाले देशी शराब के ठेके के पास से गुजर रहा था। नौकरी की तलाश में वह सुबह से ही उस बड़े शहर के दर्जनों ऑफिसों और कारखानों के चक्कर काट रहा था। रोज की तरह आज भी उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। करीब 1 महीने से उसकी यही दिनचर्या थी। सुबह उठकर नौकरी की तलाश में जाना और शाम को निराश होकर वापस लौटना। सब जगह बस यही सवाल पूछा जाता, पढ़ाई कितना किए हो, काम जानते हो? निराशा और भूख से उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। सुबह जब वह निकला था तभी उसने नुक्कड़ वाले ठेले से लेकर एक वड़ा पाव खाया था। भला वो रात्रि भर का वड़ा पाव उसके पेट में कब तक अड़ता? उसके भीतर कई सवाल जैसे शोर कर रहे थे। अब इस अनजान शहर में क्या करेगा तू रवि? नौकरी तो मिलने से रही और ऊपर से जेब भी खाली हो चुकी है। उसने ठेके के बाहर पड़ी लोहे की बेंच पर बैठे 2 शराबियों को लड़खड़ाते हुए आपस में बातें करते देखा। उन दोनों ने अपने कांपते हुए हाथों में शराब से भरे गिलास पकड़ रखे थे। अब वो दोनों दुनिया की परवाह किए बिना आपस में पक पक कर रहे थे। एक ने कहा, अबे वो जंगल के पास वाला मकान याद है ना? वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग सब छोड़ छाड़ के अमेरिका चले गए बे। उसकी बात सुन दूसरे ने कहा, हाँ बे, वो तो सालों से बंद पड़ा है। मेरी बीवी तो कहती है उसमें भूत वूत है, लेकिन मैं कहता हूं भूत नहीं, माल है अंदर। उसकी बात सुन पहले वाला हंसते हुए बोला, माल तो होगा ही, तिजोरी, गहने, एंटीक चीजें। हम कल रात घुसेंगे, तू चलना मेरे साथ। उनकी बातें सुन रवि वहीं जम गया। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं आज रात ही उस मकान में घुस जाऊं और इन दोनों से पहले ही अपना हाथ साफ कर लूं। हो सकता है कोई कीमती चीज हाथ लग जाए और कुछ दिन का खाने रहने का इंतजाम हो जाए। उसे वो दिन भी याद आ रहा था जब उसने गांव से शहर की तरफ कूच किया था। जब उसके गांव के चबूतरे पर बैठे उसके बीड़ी पीते हुए दोस्तों ने उसे घेर कर पूछा था, अरे रविया, शहर जा रहा है, लगता है बड़ा आदमी बन के लौटेगा। तब उसने उनसे अकड़ कर कहा था, अरे तुम लोग गांव में मट्टी फांकते रह जाओगे और मैं मॉल में एसी में घूमूंगा। 2 महीने में बाइक लेके लौटूंगा, और वो भी बुलेट। उसकी बात सुन एक ने हंसते हुए कहा, फिर तो मुखिया रूपचंद, जो तुझ पर आंखें तरीने रहता है, दौड़ता हुआ अपनी बेटी राधा को तेरे घर छोड़कर जाएगा। उसकी बात सुन सब एक साथ हंस पड़े और रवि अगली सुबह वाली ट्रेन पकड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी आंखों में ढेरों सपने तैर रहे थे। वही रवि आज चुपचाप फटे हाल खड़ा था। न नौकरी थी, न पैसा था और न ही इज्जत। उसने सोचा, अगर ऐसे गांव वापस गया तो गांव में बड़ी हंसी होगी, ताने मिलेंगे। देखो, ऐसी की जगह फुटपाथ पर आ गया। उसकी आंखों में अब भूख से ज्यादा बेइज्जती का डर समा चुका था। वो उल्टे पांव लौट पड़ा, मगर गांव की तरफ नहीं, जंगल की तरफ, जहां पर वो वीरान मकान था जिसके बारे में वो दोनों शराबी बातें कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे वह मकान उसे अपने पास बुला रहा हो। अब रात भी गहरा गई थी। वह शहर के शोर को काफी पीछे छोड़ आया था और अब एक पुराने कच्चे रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा पसरा था। उस घुप अंधेरे में बस उसके कीपैड फोन के टॉर्च की धुंधली सी रोशनी ही दिख रही थी। मौसम भी खराब होने लगा था। बादलों में बिजली की हल्की कड़कड़ाहट और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज माहौल को और भी ज्यादा भयावह बना रही थी। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो मकान उसके सामने था। उसकी खिड़कियां बंद थीं और लोहे के भारी से गेट में जंग लग चुकी थी। वो चुपचाप उस मकान के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। तभी उसकी देह को हवा का एक ठंडा झोंका सहलाते हुए निकल गया।
ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो हवा का झोंका उस मकान के भीतर से आया हो। रवि थूक निगलते हुए बुदबुदाया, इज्जत की खातिर जान पे खेलना भी मंजूर है? चल आगे बढ़, जो होगा देखा जाएगा। वो गेट को पीछे धकेल कर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट भीतर से बंद था। यह देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। वो उस मकान के भीतर घुसने की तरकीब लगाने लगा। धीरे धीरे वह उस बंद पड़े मकान की चार दीवारी के करीब पहुंचा। अब तक उसकी देह डर के कारण पसीने से भीग चुकी थी। वह अपने आप से बातें करते हुए बुदबुदाया, बस किसी तरह ये काम पूरा कर लूं और यहां से कोई कीमती चीज हाथ लग जाए तो गांव वापस लौट जाऊं। कम से कम गांव में अम्मा के हाथों की बनी 2 वक्त की रोटियां तो चैन से मिल जाया करेंगी। अब कभी शहर नहीं आऊंगा, वहीं पिताजी के साथ खेतों में काम करूंगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, फिर दीवार पर पैर टिकाकर सावधानी से ऊपर चढ़ा और फुर्ती से मकान के भीतर की तरफ कूद गया। जैसे ही वो उस मकान के बड़े से वीरान परिसर में कूदा, वैसे ही अचानक वहां लगे पेड़ों की डालियों से चमगादड़ों का एक झुंड शोर मचाता हुआ उसके ठीक सामने से गुजर गया। उस चमगादड़ों के झुंड में से कुछ चमगादड़ तो उसके इतने पास से गुजरे कि उनके पंख उसके चेहरे को छूते हुए निकल गए। रवि घबरा गया। उसने नीचे झुककर अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया और वहीं जमीन पर बैठ गया, मानो खुद को किसी जानलेवा तूफान से बचा रहा हो। एक पल को तो उसे लगा कि जैसे ये चमगादड़ जानबूझकर उस पर हमला करने के लिए आए हों। उनके पंखों की कर्कश आवाज और उनके नुकीले दांत, ये सब कुछ उसे असहज कर देने वाला और बिल्कुल अनजाना था। देखते ही देखते वो चमगादड़ों का झुंड आसमान में कहीं गुम हो गया। वह आसमान की तरफ ताकते हुए बुदबुदाया, सालों दरवाजा खोलकर नहीं आ सकते थे क्या? उसने अपने धूल से सने कपड़े झाड़े और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मकान काफी बड़ा और आलीशान था। उसकी बनावट किसी पुरानी हवेली जैसी थी। ऊंची दीवारें, जगह जगह सीलन के निशान। मुख्य दरवाजा जिससे मकान के भीतर जाया जा सकता था, लोहे का था और वह जंग खाकर भीतर से पूरी तरह जाम हो चुका था। ये देख रवि थोड़ा सोच में पड़ गया। अब अंदर कैसे जाऊं? ये काला पिशाच तो हिल भी नहीं रहा। रवि ने जब खिड़कियों की तरफ सिर उठाकर देखा तो सब पर मोटे सरिये लगे हुए थे। एक खिड़की की झिड़ी से उसने टॉर्च जलाकर मकान के भीतर झांका तो भीतर हर तरफ धूल और दीवारों पर मकड़ियों के लगाए हुए असंख्य जाले फैले थे। उसने जब अपने आसपास देखा तो एक कोने में पड़ी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक पुरानी गंदी सी रस्सी, जो शायद किसी समय कुएं से बाल्टी भरने के लिए इस्तेमाल होती होगी, उसके पैरों के बिल्कुल करीब पड़ी थी। रस्सी को देखकर रवि की आंखें चमक उठी। वह रस्सी मकान के भीतर जाने में उसकी मदद कर सकती थी। उसने वह रस्सी उठाई और उसकी मजबूती परखने के लिए उसे खींच कर देखा, फिर उसे अपनी कमर से बांधकर लंबा किया। शायद वह उस रस्सी के सहारे मकान की छत पर पहुंचना चाहता था। अब वो किसी शिकारी की तरह बड़े ध्यान से मकान की छत की ओर देख रहा था। तभी उसका ध्यान छत पर लगी स्टील की रेलिंग की तरफ गया। रेलिंग टूटी हुई थी, मगर छत पर जाने में उसकी मदद कर सकती थी। रवि ने फुर्ती से वहीं पड़े एक बड़े से ऊंचे पत्थर पर चढ़कर रस्सी का फंदा ऊपर फेंककर उस रेलिंग में फंसाया और पूरी ताकत से उस रस्सी को खींच कर देखा। रस्सी रेलिंग में अच्छी तरह से अटक चुकी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को रस्सी के सहारे ऊपर खींचना शुरू किया। जंगल के भीतर से सियारों के एक झुंड के रोने की आवाजें वहां साफ सुनाई दे रही थीं। रवि के हाथ उस गीली रस्सी से फिसल रहे थे। पैर भी दीवार से टिकाने में मुश्किल हो रही थी, मगर उसका इरादा पक्का था। वह किसी तरह ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि छत पर पहुंचकर उसे उस मकान के भीतर घुसने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। कुछ ही पलों में वो छत पर पहुंच गया। छत पर ढेर सारी खाई जम चुकी थी, क्योंकि वह मकान बरसों से बंद पड़ा था और उसकी साफ सफाई करने वाला वहां कोई न था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुराने जले हुए सामान की। तभी उसकी नजर छत के कोने में गई, जहां एक लोहे की सीढ़ी नीचे मकान के भीतर तक उतर रही थी। उसने पास जाकर देखा तो सीढ़ियां काफी सकरी थीं और उन पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। रवि ने एक बार ध्यान से चारों ओर देखा। आसमान में काले बादल गरजने लगे थे, जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो।
तभी जंगल के भीतर से आती हुई कोई अनजान चीख सुनाई दी, जैसे कोई औरत असहाय दर्द से तड़पते हुए चीख रही हो। उस चीख ने रवि की धड़कनें बढ़ा दी थीं। छत पर इस तरह ज्यादा देर खड़े रहना उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उस कच्चे रास्ते से गुजरता कोई भी उसे गरजती हुई बिजली की तेज रोशनी के साथ देख सकता था। वह ऐसी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, अंधेरा और घना होता जा रहा था। उसने अपनी जेब से अपना कीपैड फोन निकाला और उसकी टॉर्च जला ली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैली, वहां की दीवारें दिखने लगीं। दीवारों पर लगी फटी हुई तस्वीरें, टूटे हुए झूमर और धूल में सनी मेज कुर्सियां, सब कुछ उस टॉर्च की धीमी रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मकान के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तभी अचानक रवि की टॉर्च एक अध खुले दरवाजे पर टिक गई। उसने आगे बढ़कर उसे धीरे से पीछे की तरफ धकेला तो दरवाजे की चरमराहट ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया। दरवाजे के दूसरी ओर एक बड़ा सा हॉल था, जहां कभी शान शौकत रही होगी, लेकिन अब वहां सिर्फ वीरानी फैली थी। दीवारों पर उकेरे गए चेहरे जैसे उसको घूर रहे थे। तभी पीछे से हवा का एक झोंका आया और छत पर लटका हुआ एक पुराना झूमर, जिसके ठीक नीचे रवि खड़ा था, तेजी से हिलने लगा। अचानक हिलते हुए वह झूमर टूटकर नीचे गिरा और फर्श पर बिखर गया। गनीमत तो ये रही कि उसी पल रवि उस जगह से बस एक कदम आगे बढ़ गया था, नहीं तो यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता। जैसे ही उस मकान की छत से टूटकर वो पुराना झूमर नीचे गिरा, रवि वहीं ठिठक गया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा तो फर्श पर बिखरे पड़े उस झूमर को देखकर दंग रह गया। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने एक कदम आगे न बढ़ाया होता तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। वह काफी देर तक चुपचाप खड़ा उस फर्श पर बिखरे हुए झूमर को टॉर्च की रोशनी में देखता रहा। कुछ देर बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए उस बड़े से हाल में दाखिल हुआ। उस हाल की ऊंची दीवारें मकड़ियों के लगाए गए असंख्य जालों से पटी पड़ी थीं। हाल में लगे टूटे फूटे झरोखों से आसमान में कड़कती हुई बिजली की चमक भीतर तक ऐसे आ रही थी कि मानो कोई फोटोग्राफर अपने कैमरे में उस हाल के भीतर की तस्वीरें कैद कर रहा हो। रवि धीरे धीरे चलता हुआ उस हाल के हर एक कोने को और वहां रखी हुई धूल में सनी हर एक चीज को बारीकी से देख रहा था। उसके अपने ही कदमों की आहट उस सुनसान हाल में गूंजते हुए उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक दबी हुई मधुर आवाज टकराई, रवि, यहां आओ, मेरे पास, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। वो सुरीली आवाज किसी स्त्री की मालूम होती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आवाज में एक अनकहा दर्द और गहरी व्याकुलता छुपी थी। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। वह सहम गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर इस वीरान और सालों से बंद पड़े मकान में कौन हो सकता है? क्या कोई वाकई यहां मुसीबत में है, या फिर ये मेरे मन का सिर्फ वहम है? उसके कदम खुद ब खुद उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस हाल के आखिर तक पहुंच गया, जहां पर उस हाल से लगती हुई एक कोठरी थी। उस कोठरी में लगे लकड़ी के झरझर दरवाजे बंद पड़े थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह रहस्यमयी आवाज उन्हीं दरवाजों की पतली दराज से आ रही थी। रवि डरते हुए उस दराज के पास अपने कान ले गया तो वह आवाज काफी तेज हो गई। आओ ना रवि, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। तभी रवि की नजर उन दरवाजों पर टंगे उस भारी भरकम जंग लगे ताले के ठीक ऊपर गई, जहां पर टूटे फूटे शब्दों में कुछ लिखा था, जो धूल की परत चढ़ने से काफी धुंधला सा दिख रहा था। रवि ने उस पर छड़ी धूल को एक हाथ से हटाया तो वो लाल रंग से लिखे शब्द भर आए। रवि ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह उन शब्दों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करने लगा। इस कोठरी को खोलना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। वह उन शब्दों को तो ठीक से तो नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन उनका मतलब साफ समझ गया था। उन शब्दों ने उसके जेहन में एक अनजान सा डर जगा दिया था। भला जानबूझकर कौन आफत मोल लेता है? अपने जीवन की तो सभी को परवाह होती है, और जाहिर है उसे भी थी। उसने तुरंत ही
उल्टे पांव वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। वह जिस योजना से उस मकान में घुसा था उसे उस अनजान डर ने धुंधला कर दिया था। अब उसने उस मकान में अपना चोरी करने का इरादा बदल दिया था और वह वहां से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। वह जैसे ही उल्टे पांव मुड़कर उस कोठरी के दरवाजों से 2-4 कदम आगे बढ़ा, वैसे ही उस कोठरी से आती वह मधुर आवाज काफी तेज और भारी हो गई। वह आवाज तो उसी महिला की थी, लेकिन अब उसका लहजा बदल चुका था। वह गुस्से में गरजते हुए चिल्ला रही थी, जा, तू भी चला जा यहां से, औरों की तरह। लगता है तेरे भी नसीब में वो ऐशो आराम नहीं है। तू बहुत पछताएगा, जा यहां से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शब्द उस कोठरी के दरवाजों को चीरते हुए बाहर आ रहे हों। रवि ने एक पल को रुकर कर उस कोठरी की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से उस मकान के बाहर निकल आया। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन रवि उसकी परवाह किए बिना वहां से निकल पड़ा। उसके कानों में जैसे अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, जा, तू भी चला जा यहां से, औरों की तरह। लगता है तेरे भी नसीब में वो ऐशो आराम नहीं है। तू बहुत पछताएगा, जा यहां से। लग रहा था कि जैसे वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन वह उस आवाज को अनसुना करते हुए शहर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं भी जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अब उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। रात्रि के करीब 1 बजने को थे। इस वक्त उस छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बस गिनती के ही कुछ लोग मौजूद थे। कुछ यात्री अपने अपने सामान पर सिर टिकाए गहरी नींद में जा चुके थे, तो कुछ प्लेटफॉर्म पर इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे, जैसे उनकी ट्रेन काफी लेट हो गई हो। प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा चाय वाला अधखुली आंखों से अपना ठेला संभाले बैठा था। रवि धीरे धीरे चलते हुए प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां पर वो रोज अपनी रात गुजारता था। वहीं एक पुराने टिन शेड के नीचे, जहां पर वो कंक्रीट से बनी बेंच मौजूद थी। रात्रि के समय उस जगह कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए रवि वहां चैन से अपनी नींद पूरी कर लिया करता था। बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे और ऊपर से चलती उन सर्द हवाओं के झोंकों से उसकी हड्डियां तक कांप जाती थीं। उसके चेहरे की थकान और आंखों में झलकते अजीब से खालीपन को जैसे उसकी होंठों की खामोशी बयां कर रही थी, मानो अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही ना हो। तभी अचानक उसके पैरों से कोई भारी चीज टकराई। रवि चौंक कर नीचे झुका तो उसने देखा कि उसके पैरों के करीब एक मोटी सी किताब पड़ी थी। उस किताब के पुराने पन्ने तेज हवा के झोंकों से फड़फड़ा रहे थे। पन्नों के फड़फड़ाने की आवाज काफी अजीब थी, जैसे वह किताब किसी अनजान भाषा में कुछ फुसफुसा रही हो। रवि ने किताब उठाकर ध्यान से देखा तो उसके कवर पर कुछ भी न लिखा था, बस उभरे हुए सुनहरे अक्षरों जैसा कुछ था जो धुंधला और गीला होकर पढ़ने लायक नहीं बचा था। वह बुदबुदाया, किसी यात्री की लगती है, शायद पढ़ते पढ़ते गिर गई। लेकिन उसके मन में न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। उस किताब का ठंडा स्पर्श उसकी हथेलियों में एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहा था। रवि ने अपना सिर झटक कर बालों में फंसी बारिश की सर्द बूंदों को प्लेटफॉर्म की फर्श पर गिराया और उस किताब को अपनी बगल में दबाकर चल दिया। तभी स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन रुकते ही उस स्टेशन पर बैठे इक्का दुक्का यात्री भी दौड़ते हुए अपने साजो सामान के साथ उस पर सवार हो गए। आमतौर पर पैसेंजर ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी होती थीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये ट्रेन बिल्कुल खाली थी। कुछ मिनटों बाद एक तेज चेतावनी हान देते हुए ट्रेन उस स्टेशन से ओझल हो गई। अब उस स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। वहां न कोई यात्री बचा था और न ही उस स्टेशन का कोई कर्मचारी, क्योंकि यह ट्रेन उस स्टेशन पर आने वाली आखिरी ट्रेन थी। इसके बाद उस स्टेशन पर आने वाली अगली ट्रेन सुबह 5 बजे की थी। इसीलिए वहां के कर्मचारी भी अपने अपने सरकारी आवासों में सोने के लिए चले गए थे। रवि अब उस प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में बने उस पुराने टिन शेड के पास पहुंच गया था, जिसके नीचे कंक्रीट की कुछ बेंचें बनी थीं। जब से किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने उसे कमरे से निकाला था, तभी से वही बेंचें उसका अस्थायी बिस्तर हुआ करती थीं। आज भी
वो सोने के लिए उसी जगह आया था। उसने टॉर्च की रोशनी में बेंच के आसपास देखा तो उसे कुछ अजीब सा नजर आया। बेंच के पास फर्श पर गीली मिट्टी और पानी से बनी अजीब सी लकीरें थीं, जैसे कोई भारी चीज घिसटती हुई वहां से होकर गुजरी हो। रवि ने उन अजीब सी लकीरों को भौहें सिकोड़ कर देखा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था। उसने उस बेंच पर किताब रखी और खुद भी बैठ गया। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। टिन शेड पर गिरती बूंदों की खटखटाहट उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। रवि ने उस किताब को उठाया और अनायास ही उसका पहला पन्ना खोला। किताब की लिखावट किसी अनजान भाषा की थी। टेढ़े मेढ़े अक्षर जैसे खून से लिखे थे। अचानक उन शब्दों से एक हल्की धुंध निकलकर रवि के चेहरे पर फैलने लगी। उसने घबराकर झटके से किताब बंद कर दी और इधर उधर देखने लगा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था और दूर से आती सर्द हवाएं जैसे उसके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहना चाहती थीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वह उस ठंडी बेंच पर चुपचाप लेट गया और बार बार करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। बारिश से भीगे हुए कपड़े उसकी देह से पूरी तरह चिपक चुके थे और तेज सर्द हवा जैसे उसकी हड्डियों तक को सुन्न करती जा रही थी। उसने कई बार आंखें मूंदकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उसकी पलकों से कोसों दूर चली गई थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगती, उसी स्त्री की मधुर आवाज जो उस पुराने बंद पड़े मकान की कोठरी से आ रही थी। रवि, मुझे यहां से अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। फिर अचानक उसकी ये मधुर आवाज बदलकर गुस्से से भर जाती और वह अत्यंत डरावनी और भारी आवाज में चीख पड़ती, बहुत पछताएगा तू, मेरी बात मान ले, ये मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, आजा मेरे पास। वह आवाज इतनी करीब लग रही थी कि जैसे वह स्त्री उसे स्टेशन पर ही खड़ी होकर पुकार रही हो। रात भी धीरे धीरे बीतती जा रही थी और अब सुबह होने में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे ही बचे थे। आखिर कुछ देर बाद थकान और भूख से उसकी पलकें भारी होने लगीं और वो गहरी नींद में डूब गया। जैसे ही वो नींद में डूबा, उसने खुद को एक अजीब से सपने में घिरा हुआ पाया। सपने में वही मधुर आवाज वाली स्त्री ठीक उसके सामने खड़ी थी। वह देखने में इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि मानो स्वर्ग की अप्सरा भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। उसकी देह पर सोने चांदी के कीमती आभूषण थे जो अंधेरे में भी अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे से कहा, आओ ना रवि, मुझे यहां से अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। उसकी मधुर आवाज सुन रवि का दिल बेकाबू होकर जोर से धड़कने लगा। फिर अगले ही पल उस स्त्री ने एक एक करके अपने शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। उसकी देह से एक अजीब सी सुगंध उठ रही थी, मादक और मदहोश कर देने वाली। फिर अचानक वह स्त्री रवि के बेहद करीब आ गई और अपने गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ रवि के होंठों से सटाकर उसे पागलों की तरह चूमने लगी। रवि का दम घुटने लगा और शरीर जैसे जलने लगा। तभी अचानक उसकी नींद टूटी और उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका चेहरा वह खूबसूरत औरत नहीं बल्कि कोई और चाट रहा था। घबराकर उसने हाथ झटका तो सामने वही स्टेशन का आवारा कुत्ता शेरू था। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन डर और बेचैनी अब भी उसकी आंखों में थी। शेरू उसकी ओर मासूम आंखों से देख रहा था। वो स्टेशन पर रहने वाला वही आवारा कुत्ता था जिसे रवि रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया करता था। लेकिन आज रवि और शेरू दोनों ही भूखे थे। रवि ने शेरू की पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, भूख लगी है? कोई बात नहीं, भोर होने दे, तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा। इसके बाद बाकी की रात उसकी आंखों में ही गुजरी और भोर होते ही वो शहर की तरफ काम की तलाश में निकल पड़ा। पश्चिम में सूरज बस डूबने ही वाला था। वैसे तो ये दिन सामान्य दिनों की ही तरह था, लेकिन रवि के लिए ये दिन जैसे बरसों जितना लंबा हो गया था। वह 2 दिन से भूखा प्यासा शहर की गलियों में भटक रहा था। उसके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो काम की आश में हिम्मत बांधे बस आगे बढ़ता जा रहा था। उसे सड़क किनारे जहां कहीं भी पानी का टैप दिखता तो वह आगे बढ़कर उसी से अपनी भूख और प्यास दोनों को मिटाने की कोशिश करता। जब वह लड़खड़ाते हुए कदमों से
शहर के एक भीड़ भाड़ वाले गोल चौराहे से होकर गुजर रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। अरे रुको जरा, तुम्हीं से कह रहा हूं, नीली टी शर्ट वाले भाई साहब। उस आवाज का लहजा काफी तेज और भारी था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मजबूत कदकाठी वाला शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका पहनावा रईसों वाला था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रवि के करीब आते ही उससे कहा, काम चाहिए? ये सुनते ही रवि वहीं ठिठक गया। उसके शरीर में बोलने की भी शक्ति न बची थी, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत बटोरकर हिचकिचाते हुए कहा, जी हां। लेकिन इससे पहले कि रवि अपनी बात पूरी करता, उस शख्स ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन क्या? देखो, मैं तुम्हें कई दिनों से इस शहर में भटकते हुए देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया है। रवि ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और कहा, काम तो चाहिए साहब, लेकिन अब उस शख्स का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने रवि की आंखों में चुभती हुई नजर डालते हुए धीरे से कहा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरा मिल जाएगा। यह सुनते ही रवि का दिल बैठ गया। उसे डर था कि कहीं उसके हाथ आया ये मौका भी निकल ना जाए, इसीलिए उसने घबरा कर कहा, नहीं साहब, काम चाहिए पर करना क्या होगा, और महीने की पगार कितनी मिलेगा? रवि की बात सुनते ही उस शख्स के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई और उसने धीरे से कहा, काम बिल्कुल आसान है, कोई मेहनत का नहीं है, तुम बड़े आराम से कर लोगे, और पगार की चिंता मत करो, तुमने जितना सोच रखा है उससे ज्यादा ही मिलेगी। फिर उसने थोड़ा रुककर रोड के किनारे खड़ी कार की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, चलो कार में बैठते हैं, मैं रास्ते में चलते चलते तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। रवि ने रोड के किनारे नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि एक काले रंग की लंबी सी कार, जिसके शीशे भी गहरे काले थे, चमचमाती हुई खड़ी थी। एक पल को रवि के मन में कुछ शंका उठी, लेकिन भूख और उसके फटे हाल ने उसकी यह शंका उसके मन में ही दबा दी और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस शख्स के पीछे चल पड़ा। उस शख्स ने कार का दरवाजा खोला और वो दोनों उस कार की अगली सीटों पर जाकर बैठ गए। कार के भीतर परफ्यूम की हल्की सुगंध आ रही थी, लेकिन साथ ही कुछ अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही थी। उस शख्स ने चुपचाप कार स्टार्ट कर दी और कार भीड़ भाड़ से निकलकर एक सुनसान सड़क की तरफ बढ़ने लगी। अब वह कार शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से निकलने वाली अंधेरी गलियों से होकर गुजर रही थी। सड़क पर कभी कभार ही कोई ऑटो या बाइक दिखाई दे जाती थी। कार के शीशे पर भी हल्की सी धुंध जम चुकी थी। लगभग 15 मिनट तक कार ऐसे ही चलती रही, लेकिन उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे उस शख्स ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। रवि बार बार उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। जब रवि से रहा न गया तो वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी हम कहाँ जा रहे हैं, और आप काम के बारे में कुछ बताने वाले थे। जैसे ही रवि के शब्द उस शख्स के कानों में गए तो उसने अपना सिर रवि की तरफ घुमाया। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। उसने कहा, काम बहुत आसान है, बस ये समझ लो कि तुम्हें रोज हमारा कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा। यह कहते हुए वह एकदम से चुप हो गया, जैसे उसने कोई अधूरा राज निगल लिया हो। कुछ पलों बाद उसने दोबारा कहा, चलो पहले तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता हूं और थोड़ा मौज मस्ती कराता हूं, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। रवि ने थोड़ा डरते हुए जिज्ञासा से पूछा, और आपका नाम? इस पर उस शख्स ने हल्की हंसी के साथ कहा, शोभित राठौर। फिर वह कार सीधे शहर के एक शानदार होटल के बाहर रुकी। ऊंचे ऊंचे शीशों से चमकता हुआ वह होटल किसी राजमहल जैसा मालूम होता था। रवि पहली बार ऐसी किसी जगह में दाखिल हुआ था। अंदर जाते ही झूमर की रोशनी, इत्र की खुशबू और सजे धजे लोग उसे हैरान कर गए। शोभित ने एक टेबल बुक करवाई और तरह तरह की विदेशी डिशेज ऑर्डर कर दी। रवि को तो उन महंगी डिशेज के नाम तक पता न थे। रवि ने उस रात पेट भरने के साथ साथ आत्मा की तृप्ति होने तक कर खूब खाया पिया। खाना खत्म होते ही शोभित ने रवि को फिर से कार में बिठाया और अब की बार उसे शहर के एक डांस बार में ले गया। उस डांस बार में दाखिल होते ही
कानफोड़ू संगीत, शराब की गंध और आधे अधूरे कपड़ों में नाचती लड़कियां, ये सब रवि के लिए बिल्कुल नया था। वो दोनों टेबल पर बैठ जमकर महंगी शराब पीने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। डांस बार की डांसर बार बार उनके टेबल तक आ रही थीं। वो हंसते हुए शराब से भरा गिलास उठाती और लहराते हुए रवि को छूकर आगे बढ़ जाती। इसी बीच शोभित ने झुककर रवि के कानों में धीरे से कहा, अगर इन लड़कियों में से कोई तुम्हें पसंद हो तो तुम चाहो तो उसके साथ पूरी रात बिता सकते हो। पैसे की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। उसकी बात सुन रवि का चेहरा लाल पड़ गया। उसने संकोचवश सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसका जवाब सुन शोभित उसे देर तक घूरता रहा। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उस पल रवि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। इसलिए उसने अपनी गलती सुधारी और हिचकिचाते हुए कहा, जी जी पसंद तो है, वो काली जीन्स और पिंक टी शर्ट वाली, वो जो उस तगड़े से आदमी के साथ डांस कर रही है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करिए और जुड़े रहिए 9 PM स्टोरीज चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।